नमस्ते बच्चों, अभी तक हमने पिछले 2 सेगमेंट में क्या पढ़ा था। जो पहली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्री कॉलोनियल रूल, स्टेगनेंट इकोनॉमी, और तीसरा टॉपिक हमने किया था एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए थे। पहला टॉपिक था आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर और दूसरा सेक्टर जो था वो था फॉरेन ट्रेड। पहले ये आप पुरानी वाली वीडियो में ये वाले सारे टॉपिक आप डिस्कस करें, आप एक बार देखें, जो आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट करें। उसके बाद बच्चों आप आज की वीडियो देखें। आज की वीडियो के अंदर हमारा 2 टॉपिक है जो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और दूसरा हमारा टॉपिक करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। डेमोग्राफिक कंडीशन बच्चों क्या होती है? अगर मैं डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करूं तो ये बात है हमारे पास बर्थ रेट और डेथ रेट की, कि एक देश में कितने लोग हर साल नए पैदा हो रहे हैं और कितने लोग हर साल मर रहे हैं। अगर मैं डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करूं तो इससे हमारा ये डिसाइड होता है बच्चों के इकोनॉमिक डेवलप है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप है। डेवलप्ड, डेवलपिंग या अंडर डेवलप। आप जरा एक चीज़ सोच के देखें, एक देश है जिसको पहली कंडीशन दी गई जहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो आप सोच के देखें कि अगर बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस देश के अंदर बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है इसलिए लोग मर ज़्यादा रहे हैं। लोगों में डाइट के रिगार्डिंग कोई मतलब ज़्यादा कोई कॉन्शियस नहीं है तो इसलिए लोग मर ज़्यादा रहे हैं। अच्छी सैनिटाइजेशन फैसिलिटी नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है इसलिए मर ज़्यादा रहे हैं। और बर्थ रेट क्यों ज़्यादा होता है? सेम ही कॉन्सिक्वेंस हो सकती है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो बर्थ रेट डेथ रेट अगर किसी देश की ज़्यादा होगी तो उस देश को कंसीडर किया जाएगा बच्चों अंडर डेवलप्ड। और अगर मैं जब आज अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा तो इसमें सबसे पहले जब इंडियन इकोनॉमी को हम लोग कॉलोनियल जो भी ये जो क्या कहते हैं जो ब्रिटिश का रूल था उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हम लोग अंडर डेवलप ही कंसीडर होंगे। डेवलपिंग इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है बच्चों जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट को अगर आप कंसीडर करें तो बर्थ रेट तो फिर भी ज़्यादा रहेगा पर डेथ रेट धीरे धीरे कम हो रहा होगा, क्योंकि आज इंडिया में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है तो इसलिए डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है। और जो तीसरा डेवलप देश होगा उसमें क्या होगा बच्चों? बर्थ रेट भी कम होगा और डेथ रेट भी कम होगा। तो इन सब के कॉन्सिक्वेंस के साथ हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों, जिसका हमारा आज का पहला टॉपिक है डेमोग्राफिक कंडीशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हम लोगों ने बात करनी है ब्रिटिश रूल के दौरान। तो जैसे बच्चों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया तो पहला पॉइंट क्या है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर हमारे देश में ऑलरेडी 1000 लोग हैं तो अगले साल आने तक उनमें से कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी या कितने लोग होंगे। अगर आप देखें कि अगर हम पर 1000 कंपेयर करें तो इंडिया में जो बर्थ रेट था वो था 48, कि हर साल वो 1000 लोग मिलके 48 और बच्चे पैदा कर देते थे। और अगर हम देखें कि वो 1000 में से डेथ रेट क्या थी? 40। बच्चों दिखने में डाटा बहुत छोटा लग रहा है, बट अगर इसको हम एक्चुअल टर्म्स में देखें कि देश की जनसंख्या के हिसाब से देखें कि अगर इसके आगे मैं 3 जीरो लगा दूंगा तो इसके आगे भी 3 जीरो लग जाएंगी, बट 3 जीरो से हमारी इकोनॉमी खत्म नहीं होती। कि पर 1000 के हिसाब से आपकी जो मतलब बुक्स के डाटा शो करता है कि पर 1000 कितने लोगों की बर्थ होता था? वो था 48। 1000 लोग मिलके 48 और लोगों को और पैदा कर देते थे, और 1000 लोग मिलके कितने लोगों की डेथ हो जाती थी? डेथ हो जाती थी उनमें से 40 की। तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होता है बेटा? मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री। उस वजह से देश में बहुत ज़्यादा गरीबी आ रही थी, क्योंकि लोग मर भी बहुत ज़्यादा रहे थे, लोग हो भी बहुत ज़्यादा रहे थे। इसीलिए ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया की इकोनॉमी को कंसीडर किया जाता था अंडर डेवलप। अंडर डेवलप का मतलब जहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा हो और डेथ रेट भी ज़्यादा हो। तो बच्चों ये पहला पॉइंट था। उसके बाद बच्चों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है वो नवजात शिशु जो 1 साल की उम्र से कम में मर जाते हैं। यहाँ पे इसको मैंने समझ लिया, इट मीन्स डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल से छोटे जो बच्चे मर जाते हैं। बच्चों अंग्रेजों के कार्यकाल में क्या था कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल 218,000 में से बच्चे मर जाते थे जो अपना पहला बर्थडे भी नहीं मना पाते थे।
वो बच्चों की संख्या थी 218। अगर एक देश में 1000 बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें से 218 बच्चे वो थे जो मर जाते थे अपने पहले बर्थडे बनाने से भी पहले। तो ये डाटा अगर देखा जाए, ये चीज़ दिखाती है कि उस देश में मेडिकल फैसिलिटी बहुत घटिया थी। आज अगर हम देखें, आज वो डाटा कितना बच्चों, आज हमारे पास वो सिर्फ 32 है। 1000 में से सिर्फ 32 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से, और ये जो 32 भी है ना, वो भी गांव में ज़्यादा पाए जाते हैं, शहरों में वो भी डाटा बहुत कम है। अगर आप कंपैरिजन करके देखें, पहले बच्चों का जो बर्थ होता था उसके लिए घर पे ही दाई वगैरह आती थी, बट आज इतनी बेटर मेडिकल फैसिलिटी है कि आप खुद कंपेयर करके देखिए कि जहां 218 था वहां हम लोग पहुंच चुके हैं। और देखिए इसका रीज़न क्या था, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। आपके पास लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस एज इन के मतलब हॉस्पिटल से ज़्यादा वो लोग प्रेफर करते थे घर, डॉक्टर से ज़्यादा बिलीव था उनको उन दाइयों पे। तो इस वजह से उस देश में डेथ का रेशियो बहुत ज़्यादा था, इन्फेंट का, छोटे बच्चों का। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है बच्चों लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमारे को वैसे गलत बताया गया कि पहले ज़माने में लोगों की एज बहुत ज़्यादा होती थी। बच्चों जो हमारी बुक्स कहती हैं, हमारा डाटा कहती है कि हमारा पास जो था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, हमारी जो एवरेज लाइफ थी वो थी 32 साल। अब 32 साल इसलिए नहीं थी कि खाने पीने की कमी थी, इस साल इसलिए थी कि वहाँ पे उस समय अच्छी मेडिकल फैसिलिटी थी। जैसे अगर गांव में हैज़ा फैल गया, कोई और महामारी फैल गई, पूरा का पूरा गांव लेके निकल ली, काफ़ी लोग खर्च हो जाते थे, मतलब मर जाते थे। तो उस समय एट एन एवरेज अगर कंसीडर किया जाए तो एक आदमी की जो एज थी वो थी 32 साल, बट आज वो बढ़ के हो चुकी है 68 ईयर। और अगर आप यही जापान में जाके देखते हैं तो जापान में एवरेज एज है हर एक आदमी की 85 ईयर। इंडिया में फिर भी आज पहले से बहुत बेटर कंडीशन है कि वो जो एक एवरेज लाइफ थी जो 32 ईयर थी ब्रिटिश रूल में, आज वो बढ़ के 68 ईयर हो गई है। इसका मतलब लोगों में पहले की तुलना में अवेयरनेस है, लोग एजुकेटेड है, लोग अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं। अगर इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाते हैं तो उनकी हेल्प के लिए डॉक्टर अवेलेबल है। तो इस वजह से पहले की तुलना में आज हमारी लाइफ पहले से बहुत बेटर है। और एक बच्चों एक लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास आता है लिटरेसी रेट। शायद आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। लिटरेसी रेट में क्या था बच्चों, इट रेफर्स टू दोज हु कैन रीड एंड राइट देयर नेम इन एनी वन लैंग्वेज, जो अपना नाम लिख सके या अपने नाम को पढ़ सके। ये एक एज डिसाइड करते थे। ये 7 साल की उम्र के बच्चे 7 साल से बड़ी उम्र का बच्चा कोई भी जो अपना नाम लिख पाए या अपना नाम पढ़ पाए, लिख पाए या पढ़ पाए, आप समझे कि ब्रिटिश रूल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 7 साल की उम्र के बाद भी ना ही अपना नाम लिख पाते थे ना ही अपना नाम पढ़ पाते थे। और ये डाटा आपको और ज़्यादा हैरान करेगा कि जो पुरुष थे, जो मेल थे, वो लेस देन 16%, मतलब अगर 100 पुरुष हैं, 100 मेल हैं, तो उसमें से सिर्फ 16 मेल ही ऐसे थे, 16 आदमी ही ऐसे थे जो अपना नाम लिख पाते थे या पढ़ पाते थे। और अगर औरतों का हाल देखा जाए तो बच्चों वो और ज़्यादा आपको परेशान करेगा कि वो सिर्फ 7% लेडीज़ ऐसी थी जिनको अपना नाम लिखना या पढ़ना आता था, वरना बस वही टप्पू के पापा ही चल रहा था कि जो उसने बोल दिया वो आपने मान लिया। कि इस हद तक अंगूठा छाप लोग थे भारत के अंदर कि किसी को भी लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। तो ये हमारे पास बच्चों लिटरेसी का था। फीमेल का 7%, फीमेल इसी वजह से आश्रित मानी जाती थी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मानी जाती थी, बट मेल का हालात भी कुछ अच्छा नहीं था। 16% था। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनके पास क्या बचना था, एग्रीकल्चर। तो ये बच्चों हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। और जो दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास में बच्चों हमने डिस्कस करना है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर, रोडवेज, रेलवेज, वो सब एलिमेंट जो आपकी लाइफ को कन्वीनियंट करते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेटर। बट हम लोग आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बच्चों, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल।
मतलब अंग्रेजों के दौरान। और अंग्रेजों ने कभी भी ये नहीं चाहा कि हमारे इंडियंस कभी भी ग्रो करें या तरक्की करें। तो वो सिचुएशन थी क्या, जैसे कि आज की डेट में अगर आप किसी की दुकान पे काम कर रहे हैं, कोई आपको काम सिखा रहा है, तो उसके माइंड में ना एक चीज़ ज़रूर घूमेगी कि मैं अपने लेबर को उतना ना सिखा दूं कि मुझसे बेटर हो जाए, या मैं अपने लेबर को उतना एजुकेटेड ना कर दूं कि कल को वो मेरा ही काम लेके बैठ जाए। तो वहाँ पे अंग्रेजों ने भी यही किया पहले, बट उस सब पे हम लोग आते हैं, वो तो ब्रिटिश रूल की बात थी। पहले आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बच्चों, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया वो जो आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा, जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी एक्सेट्रा। ये सारे एलिमेंट है आपके पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ वो जो सोशल वेलफेयर के लिए आपके पास काम करेगा, जिसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन देना भी एक बड़ा अच्छा तरीका है इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप हेल्थ फैसिलिटी कर सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य, उसके बाद हाउसिंग फैसिलिटी दे सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को दो कैटेगरी में हमने पहले डिवाइड किया बच्चों, इकोनॉमिक और सोशल। बट आज की क्लास का जो मेन टॉपिक था वो था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था। तो बच्चों देश के लिए या हमारे हिंदुस्तानियों के लिए सबसे बड़ा वरदान जो अंग्रेज छोड़ के गए वो क्या था? रेलवे। उन्होंने इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस की, रेलवे बनाई। आज अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो आज विदाउट रेलवे आप अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते। बट हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश रूल की। ब्रिटिश रूल में अंग्रेजों ने जब रेलवे बनाई थी तो रेलवे बनाने के पीछे उनका एक स्वार्थ था कि वो इंडिया के हर एक कोने में अपने माल को ईजिली लेके जा सके। अब ईजिली लेके जा सके उसका क्या मतलब हुआ? जैसे जरा सोच के देखो कि एक कोई ऑर्डर मिला, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर बनाने का या कोई एक पेन बनाने का एक ऑर्डर मिला, या एक स्वेटर बनाने का चलो एक ऑर्डर मिला। तो हमारे पहली चीज़ तो उन्होंने क्या था, हमने लास्ट वाली वीडियो में कंपैरिजन किया था कि उन्होंने हमारे को मशीन मेड प्रोडक्ट को कंपेयर करवाया था, जो भी हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी थी। हम लोगों ने हाथ से बना रहे थे, वो मशीनों से बना रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है किसका माल जल्दी बनना था? मशीनों का। बट मैं उस बात पे भी नहीं आता, मैं ये कह लेता हूँ कि दोनों ने एक साथ ही बनाया। अब यातायात करने के लिए हम लोग कैसे निकलते थे? हमारे को ऑप्शन दे दिया कि भाई तू जाके चाहे भाग के पहुँच, चाहे तू बैलगाड़ी पे जा, चाहे तू किसी भी रोड के माध्यम से जा, बट तू रेलवे में नहीं जा सकता। इंडियंस को रेलवे में जाने की परमिशन ही नहीं थी। तो जब हम लोग रेलवे में नहीं जा सकते थे तो अब माल जल्दी किसका पहुंचा? अंग्रेजों का। दूसरा ऑर्डर भी जल्दी किसको मिला? अंग्रेजों को। तो उन्होंने रेलवे को यूज़ किया हमारे खिलाफ कि भारत के हर एक कोनों में ब्रिटिश प्रोडक्ट पहुंचाएं, बट इंडियन प्रोडक्ट कहीं पे ना जा पाए। सेकंड उन्होंने क्या किया बेटा? पोर्ट्स डेवलप किए गए, मतलब कुछ बंदरगाह बनाए गए। बंदरगाह बनाने के पीछे भी उनका स्वार्थ क्या था कि समुद्री यात्रा से भारत का माल, कच्चा माल विदेशों में लेके जाएं और बदले में विदेशियों का तैयार माल भारत में लेके आए। जब इस तरह से यातायात हुआ तो ये भी कंप्लीटली रिजर्व था किनके लिए? अंग्रेजों के लिए। कि अंग्रेजों के ने अपने बेनिफिट के लिए कि यहाँ से कच्चा माल लेके जा रहे थे और बदले में तैयार माल भी इंडिया में लेके आ रहे थे। कच्चा माल ऑलमोस्ट फ्री के रेट में जा रहा था, जो आपने फॉरेन ट्रेड में लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि कच्चा माल बहुत सस्ता जा रहा था और तैयार माल बहुत महंगा आ रहा था। और हमें क्यों खरीदना पड़ रहा था? क्योंकि हमारा मोर देन 50% जो ट्रेड था वो ब्रिटिशर पे डिपेंड कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चों, उन्होंने पोस्टेज एंड टेलीग्राम का भी यूज़ किया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का मतलब कि ऑर्डर लेने के लिए या ऑर्डर देने के लिए या इत्तला करने के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए, बट ये भी रिजर्व था किसके लिए? ब्रिटिशर के लिए। और एक लास्ट बच्चे उन्होंने रोड्स को डेवलप किया। रोड वगैरह इसलिए बनाए गए कि अगर लोकल भी कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो वो भी सिर्फ ब्रिटिशर को ही बेनिफिट था कि देश के भिन्न भिन्न कोनों में तो जाएगा ही जाएगा रेलवे के माध्यम से। बट अगर कोई इंटर स्टेट ही अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है जो उनको चाहते हैं तो उनको भी अपनी जो गाड़ियाँ वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने अच्छे रोड का डेवलपमेंट किया। तो बच्चों ये हमारे पास टॉपिक था इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये था हमारे पास डेमोग्राफी का। पर बच्चों इनको समझने के लिए एक बात आप ये समझ लो कि अगर आप लोगों को बाहुबली 2 समझनी है तो उसके लिए आपको पहले बाहुबली 1 देखनी पड़ेगी। वैसे ही अगर आपको डेमोग्राफिक समझना है
इंफ्रास्ट्रक्चर समझना है, इंडस्ट्री समझना है, फॉरेन ट्रेड समझना है, तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप लोग स्टार्टिंग से सारी वीडियो देखें। जिन्होंने नहीं देखी वो स्टार्टिंग से एक बार वीडियो देखें। जो भी डाउट हो आप अपने कमेंट में मुझसे पूछें। आज के लिए बच्चों हम लोगों ने इतना ही टॉपिक करना था जो आज हम लोगों ने कर लिया। बाकी का जो टॉपिक है बच्चों फिर वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।